बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोवेरिएंट टेंसोरियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। शुरू की थी टेंसोरियल फॉर्म में, सारे मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर देता हूँ। डार्न फोर्स लॉ इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस पी है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आपने याद रखना है, इस पर इंडेक्स अगर ऊपर होगा तो फिर E1 जो है वो EX के बराबर होगा, E2 जो है वो EY के, और इसी तरह E3 EZ के। तो इंडिसेस जो है वो अपवर्ड जो है ये इस तरीके से डिफाइन है, EX EY BZ, और इसी तरीके से वेलोसिटी के कंपोनेंट जो है इस तरीके से। तो अब इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों साइड पे आप इंडेक्स डाल दो I वो E पे आ जाएगा और V क्रॉस P पे, और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने सीखा था कि वो उसमें लेविज-विटा सिंबल ये आ जाता है, I J K V J और P के। अब यहाँ पे जो है क्योंकि स्पेस इंडिसेस ऊपर नीचे करने से माइनस साइन आता है, तो लेविज-विटा सिंबल की डेफिनेशन ज़रूरी है, वो हमने अब इस तरीके से की कि एप्सिलॉन 1 2 3 जो है वो +1 है। तो अब अगर ये तीनों इंडिसेस आप नीचे ले आते हो तो फिर तीन स्पेस इंडिसेस के नीचे आने की वजह से माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मिक्स टेंसर भी आप देख सकते हो, 1 2 ऊपर हो 3 नीचे, इस तरीके से। खैर बाकी सारे जो है वो जिनमें इंडिसेस जो है वो रिपीट होते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट होगी वो 0 होंगे, और इनमें से कोई भी दो आप इंटरचेंज करते हो 3 को 2 के साथ तो माइनस साइन आएगा। तो ये टोटली एंटीसिमेट्रिक जो है वो टेंसर है। तो इसे लिखने के बाद अब हमारे पास ये चीज़ बन गई थी, फिर इसमें मैंने C से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो EI/C बन गया यहाँ पे C। अगर आप गैमा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो मिन्कोव्स्की फोर्स थी उसका स्पेस पार्ट बन जाता है, गैमा टाइम्स Fi, और ये गैमा आप जो है वो C के साथ लिख लो और V के साथ लिख लो। तो अब अगर आपको याद है तो फोर वेलोसिटी जो है उसका टाइम कंपोनेंट गैमा C है, और स्पेस जो है वो गैमा V है। तो इसमें जो है फोर वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे हमें बनता नज़र आ रहा है कि K म्यू फोर्स बन रही है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आप गैस कर सकते हो कि वो क्या चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको U0 बना लिया और UJ, तो इसको जनरलाइज किया कि म्यू Q F म्यू न्यू और U न्यू। तो इसमें F म्यू न्यू किस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक्सप्रेस हो सकता है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इतना यहाँ पे आप फ़ौरन से गैस कर सकते हो कि सेकंड रैंक टेंसर ही बनेगा। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, एंटीसिमेट्रिक टेंसर जो है सेकंड रैंक टेंसर है उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, और वो सबसे छोटा रैंक टेंसर है जिसके 6 एलिमेंट्स हैं। इससे छोटा रैंक जो टेंसर है वो वेक्टर है, वेक्टर के 4 होते हैं। तो 4 में आप नहीं डाल सकते, अगर आप 4 वेक्टर बनाओ इसका और इसका भी तो भी मसला है, ठीक है। फिर इसमें 3 कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे, एक टाइम का रह जाएगा, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में मिक्स हो जाते हैं अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि जैसे एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वो आपके फ्रेम में रेस्ट पे है, तो आप देखते हो तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आती है। अब वही पॉइंट चार्ज जो है, अगर आप एक इनर्शियल फ्रेम में जो v स्पीड के साथ दौड़ रहा है इस पॉइंट चार्ज के रिलेटिव, उसमें अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड भी नज़र आएगी। तो ये दो इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन दोनों की इंटरप्रिटेशन यही है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है वो मिक्स होते हैं। यहाँ से मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो है कि अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ने आपस में मिक्स होना है। तो अगर 4 वेक्टर आप अलग अलग से बनाओगे तो वो जो है इसमें मिक्सिंग नहीं देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में ट्रांसफॉर्म होगी, तो आपस में मिक्स नहीं होगी। इस तरीके से ये जो सबसे कम रैंक का टेंसर F म्यू है, ये इस लिहाज से भी फिर मौजू है कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स होगी, वो आप आगे चल के देखोगे। तो यहाँ कहीं यहाँ से इक्वेशन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हम कमिंग अपवर्ड जो है वो
6 का मतलब 3/4 इलेक्ट्रिक फील्ड, 3/4 मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसको हम खोल के इसका स्पेस पार्ट देखते हैं और इसके साथ मैच करते हैं, उससे आपको एफ म्यू की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आपने म्यू की जगह आई लिख दिया, यहाँ पे आई आ गया तो यहाँ 0 भी आ सकता है और जे भी आ सकता है, तो ये 0 और ये जे। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लो आप, तो एफ आई 0 जो है वो ई आई बाई सी है और एफ आई जे जो है वो ये वाला पार्ट है आपका एप्सिलॉन आई जे के बी के। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। जैसा मैंने कहा कि ये एफ म्यू एंटीसिमेट्रिक है, अभी हमें नहीं पता लेट्स से कि एफ म्यू क्या है, तो जैसे जैसे हम मैच करते जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता चलती जाएंगी। तो यहाँ कम से कम आई जे वाली प्रॉपर्टीज़ पता चल गई कि वाकई स्पेस पार्ट में ये एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि लेविज बीटा जो है वो अपने इंडिसेस में एंटीसिमेट्रिक होता है। अभी 0 आई का नहीं पता, 0 आई आई 0 का, आई 0 और 0 आई क्या होगा, तो आई 0 जो है वो ई आई बाय सी है। तो अब दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको इसके टाइम पार्ट से मिल सकती है, अगरचे हमने स्पेस पार्ट ही था, लेकिन टाइम पार्ट जो है वो एक लिहाज से स्पेस पार्ट पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो देखो आप, के ज़ीरो जो है, के ज़ीरो अगर आप लिखते हो इसका, तो यहाँ पे जो है 0 आएगा, फिर यहाँ पे एक 0 और उसके बाद जो है यहाँ पे आई आ जाएगा। अब के ज़ीरो जो है वो किसके बराबर है, वो हमें पता है। के ज़ीरो की डेफिनेशन ये है गैमा टाइम्स बीटा डॉट एफ। एफ हमें पता है लॉरेंट फोर्स है, तो लॉरेंट फोर्स का फार्मूला हम पुट कर लेते हैं और वी का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, वी डॉट ई आ गया और वी डॉट बी क्रॉस बी। वी डॉट बी क्रॉस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दो वेक्टर सेम हो जाए तो ये 0 हो जाता है। अब आपके पास सिर्फ ये बच गया गैमा वी डॉट ई बाई सी। अच्छा, और इसको जो है फिर गैमा वी को आप लिख सकते हो यू आई और ई बाई सी को आप लिख सकते हो ई आई बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप चाहो तो इसका इंडेक्स जो है वो नीचे ले आओ, तो फिर यहाँ माइनस साइन रहेगा, वो माइनस साइन में इधर लिख लेता हूँ ई के साथ, ये माइनस साइन आ गया इधर। तो अब इसको आप देख लो, इसको अगर आप कंपेयर करते हो इस एक्सप्रेशन से जो कि 0 का हमने लिखा है, तो उसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ यू आई वाली जो है टर्म मौजूद है। यू आई वाली के साथ जो है एफ 0 आई वो क्या है, माइनस ई आई बाई सी। तो एफ 0 आई जो है वो माइनस ई आई बाई सी है और यू 0 यहाँ पे नहीं है, यू 0 नहीं आया, इसका मतलब एफ 0 0 जो है वो 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट सेट जो है वो फॉर्म हो गया कि एफ म्यू न्यू क्या है। एफ म्यू न्यू 0 0 जो है वो 0 है और आई 0 और इक्वल्स टू माइनस 0 आई है, इसका मतलब है ये टाइम पार्ट और स्पेस पार्ट में भी एंटीसिमेट्रिक है और विच इज़ इक्वल टू ई आई बाई सी। एफ आई जे का पहले ही हमें पता था, एंटीसिमेट्रिक है, उसका एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ताल्लुक है इसका। और 0 0 जो है ड्यू टू एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टीज वो इधर हमने निकाला भी है, तो वो 0 है। यानी यहाँ पे अगर आप 0 0 कर दो, यहाँ पे भी 0 0 कर दो, तो दोनों एक साइड पे आके एफ 0 0 0 हो जाएगा। तो कंप्लीट हमें इसकी एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी का पता चल गया। दूसरा आप देख लो यहाँ पे एफ आई जे जो है स्पेस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है और एंटीसिमेट्रिक है, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे वो आप इस तरह भी निकाल सकते हो, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है एंटीसिमेट्रिक पार्ट में ये इतने कंपोनेंट होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एंटीसिमेट्रिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से यहाँ पे ये है 0 आई। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, लेकिन आई 0 इसके साथ रिलेटेड है, तो इंडिपेंडेंट 3 कंपोनेंट चलते 3 फील्ड के ये। तो इस तरीके से ये जो है ये 6 बन जाता है, जो पहले भी आपको मैंने जो है वो बताया था। यहाँ पे आपका एफ की पूरी डेफिनेशन जो है वो बन गई है। अब हम आज आगे चलते हैं, तो ये जो है तो क्या यहाँ पे जो है कहानी क्या बनी, तो ये कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंट फोर्स लॉ का निकला है। कोवेरिएंट फॉर्म से क्या मुराद है, क्यों हम ये लिखना चाह रहे हैं, इसका ये है कि अब आपसे कोई अगर पूछे कि अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंट फोर्स लॉ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, तो आपने कहना कि जब आपने ये लैंग्वेज जो है ये लिख दी, ठीक है, टेंसोरियल, तो ये ऑटोमेटिकली उन्हें पता चल गया कि ये अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कोवेरिएंट है। फॉर्म जो है इसकी को वेरी करती है, फॉर्म इसकी साथ साथ चेंज हो जाती है। यानी अब आपने किसी दूसरे फ्रेम में लिखना है, तो यहाँ पे प्राइम आ जाएगा, क्यों जो है लॉरेंस इनवेरिएंट है, यहाँ पे प्राइम आ जाएगा और यहाँ पे प्राइम आ जाएगा। है इसका मकसद, इस लैंग्वेज के लिखने का ये मकसद है कि इसको अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली जो है हमने सारी
चीज़ें टूल डेवलप इस तरीके से किया है कि ये जो है ये इधर एरो डाल लेते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी इसकी फॉर्म जो है बिल्कुल एक लिहाज से कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वो वेरी कर जाएगी। तो ये चीज़ तैयार हो गई। अब चलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस की तरफ। मैक्सवेल इक्वेशन में क्योंकि डेरिवेटिव्स भी आते हैं तो अब तो हाँ, लेकिन इसको को इनवेरिएंट बनाने के लिए आपने ये इंट्रोड्यूस किया है एफ पी न्यू। इसको फील्ड टेंसर भी कहते हैं, मैक्सवेल टेंसर भी कहते हैं एफ पी न्यू को। और ये जो है ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी जो है चीज़ नज़र आएगी जिसको फिर आप चेक कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, अब इसके बाद जो है डेल फोर वेक्टर, डेल फोर वेक्टर है, ये देख लो आप जो है इसको लिख लेते हैं अगर हो सके तो। करने देते हैं, हाँ, डेल फोर वेक्टर जो है ये है। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स म्यू आपने लिखा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, यहाँ एक्स में म्यू जो है ऊपर आ रहा है, यहाँ जो आप एक डेफिनेशन पार्शियल की बनाओगे उसमें नीचे आएगा। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स म्यू यहाँ पे नीचे है, ये कोवेरिएंट है, तो यहाँ पे जो आएगी ये ऊपर आएगा इंडेक्स। अच्छा, इसका जो अगर टाइम कंपोनेंट लोगे तो ये सी डी टी हो जाता है और स्पेस कंपोनेंट जो है वो आपका डेल वेक्टर बन जाएगा। जबकि ये जो है मैंने बताया था स्पेस पार्ट अगर नीचे आ जाए तो यहाँ माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो इसको जो है पार्शियल म्यू में आपने ध्यान रखना है कि अगर इसका इंडेक्स यहाँ पे चीज़ इसके ऑपोजिट है, इस वजह से यहाँ इंडेक्स नीचे होगा तो पॉजिटिव होगा, यहाँ इंडेक्स ऊपर होगा तो ये नेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वेक्टर जो है। ये जो पार्शियल म्यू वाला है ये इसमें थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो आपको ये पता चल रही है। ठीक है, तो पार्शियल म्यू में इंडेक्स अगर नीचे होगा तो स्पेस पार्ट पॉजिटिव है, अगर इंडेक्स ऊपर होगा तो स्पेस पार्ट जो है वो नेगेटिव है। तो आप इसका अगर किसी ऑर्डिनरी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना आपने। ये मैं चीज़ कर दूँ कि अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। तो ये हम कर लेते हैं, यहाँ से पार्शियल उठा लेते हैं, ये पार्शियल। ठीक है, तो लेट से आपका पार्शियल म्यू जो है ये आप डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हो किसी वेक्टर के साथ। ठीक है, किसी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट जो है वो लेना चाहते हैं। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के तौर पे इसको अगर आप बोलते हुए कहीं गलती ना कर दो, उस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। का कभी मसला नहीं होता, ऊपर नीचे उसके इंडिसेस से कोई हमें मसला नहीं है। यहाँ पे कहीं गलती करके इस तरीके से माइनस साइन लिख के यहाँ पे ए वेक्टर, ठीक है, और डॉट जो है डेल वेक्टर। तो इसको इस तरह अवार्डनी वेक्टर का आपको पता है टाइम टाइम कंपोनेंट लिया माइनस और थ्री स्पेस डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि एक मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे एक माइनस साइन की जो है की वजह से यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो आप इसका जो इंडेक्स नीचे है यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे जो आपका प्लस साइन। ठीक है, तो ये एक एहतियात करनी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप टू वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ डाल के ना, ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे। यहाँ पे मैं अगर एक वेक्टर कर दूँ बी वेक्टर तो फिर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे ए है और यहाँ तो हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि यहाँ पे इसके वाले केस में अगर एक ऑर्डिनरी वेक्टर हो और एक डेल हो तो इधर प्लस साइन आएगा इस डेफिनेशन की वजह से जो है।
आपने याद रखना है। और अगर दोनों ही नल वेक्टर हो तो फिर दोबारा वो चीज़ वही दोबारा वापस चली जाएगी, यानी ये भी पार्शियल म्यू है, वो भी पार्शियल म्यू है, तो फिर दोबारा यहाँ पे भी इसको ऊपर यहाँ पे अब आपके पास डेल आएगा, लेकिन यहाँ पे डेल डॉट, इन दोनों का तो आपस में रिलेटिव जो है माइनस साइन ही है, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, तो इसको आप चाहे जो है डेल स्केल भी कर सकते हो, पार्शियल बाय पार्शियल टी जो है वो पार्शियल स्क्वायर, और यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ पे डेल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका डीएलेम्बर्टियन जो है वो ऑपरेटर बन जाता है, पार्शियल म्यू जो है वो 1/c² पार्शियल 2/पार्शियल t² माइनस डेल स्क्वायर जो है। डेल ऑपरेटर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हुए। फिर सोर्सेज की पड़ेगी जरूरत, तो सोर्सेज कैसे लिखने हैं, तो यहाँ पे आपकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको c से मल्टीप्लाई करके आप टाइम कंपोनेंट बना सकते हो, और जो चार्ज करंट है डेंसिटी थी आपकी, करंट डेंसिटी तो j, उसको हम स्पेस पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे आपकी जो ये बन जाती है पार्शियल रो बाय पार्शियल डी जो है प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे, इसको आप फिर इस तरीके से लिख सकते हो कोवेरिएंट फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम जो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ एक ऑर्डिनरी वेक्टर है जे, और एक आपका डेल वेक्टर है। तो इसको जब आप खोलोगे तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो इसका जो है आप जो टाइम पार्ट अगर लिखना चाहते हो ये बन जाएगा, और इसका टाइम पार्ट जो है वो 0, माइनस जो है यहाँ पे आपका माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। इस पे अप्लाई होगा सब। ठीक है, जब जैसे जे जो है ये चीज़ बन जाएगी आपकी। और एक स्टेप और में आप अगर ये ज़ीरो पार्ट जो है इसका उसको देखो क्या, पार्शियल बाय पार्शियल है, और यहाँ पे 1/c आएगा। ये ज़ीरो जो है वो जो ऊपर क्या है रो सी, पार्ट वाला जो है ना कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी बन जाएगी। और ये कैंसिल, साथ डेरिवेटिव के वो बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप जो है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसको भी लॉरेंस कोवेरिएंट फॉर्म में लिख सकते हो। अभी जो डाइवर्जेंस ऑफ जे ज़ीरो है ये क्या है, ये दो फोर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है विच इज़ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर या लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी, जिसका मतलब ये है कि एक फ्रेम में आप उसको कैलकुलेट करते हो या किसी दूसरे फ्रेम में करते हो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस लैंग्वेज का ये फ़ायदा है कि फ़ौरन जो है फ्रेम के साथ इंडिपेंडेंट होना, फ्रेम के साथ को वेरी होना, वो फ़ौरन से उसकी नोटेशन से ही पता चल जाता है।
ठीक है, इंडिसेस को देख के कि क्या चीज़ है, कितने इंडिसेस कंट्रैक्ट हो रहे हैं। जो इंडिसेस कंट्रैक्ट हो रहे हैं वो लॉरेंस स्केलर है, वो इनवेरिएंट रहेंगे। अब आ जाते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस की तरफ। मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो हम यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशंस इसको देखो किस तरतीब से लिखा गया है। मैं क्या किया जाए, मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको देख सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई। और दूसरी जो है वो कर्ल ऑफ बी है, कर्ल ऑफ बी। अच्छा, इसमें क्रॉस जो है वो यहाँ से आ जाता है। कर्ल ऑफ बी टू माइनस, अच्छा इसको इस साइड पे लिखा था हमने, ठीक है। डू नॉट नॉट और पार्शियल ई बाय पार्शियल टी जो है, पार्शियल ई बाय पार्शियल टी है। पार्शियल ई बाय पार्शियल टी बराबर है ए एम यू नॉट और जे वेक्टर ऊपर से उठा लेते हैं। हाँ, तो वो जो एफ मीनू पर बनाया वो यहाँ नीचे, अब आप उसको चेक भी कर सकोगे। तो दो इक्वेशन ये हैं, ये वो दो इक्वेशन हैं जो सोर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ पी ओवर एप्सिलॉन नॉट और कर्ल ऑफ पी जो है वो इसके बराबर है। तो बाकी दो हैं उसकी तरफ भी आते हैं बाद में। इन दो को मैं अब इन दो को लिखते वक्त आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखो ये स्केलर इक्वेशन है, तो ये एक इट्स लाइक जो जे करंट है उसका टाइम पार्ट है। ऊपर जो हमने लिखी थी J0, और ये जो स्पेस पार्ट है, तो राइट हैंड साइड तो फौरन से आप लिख सकते हो वो जे म्यू बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहाँ पे स्पेस डेरिवेटिव है, इसमें सिर्फ स्पेस डेरिवेटिव है, इसमें थ्री स्पेस डेरिवेटिव भी है और टाइम डेरिवेटिव भी है। तो स्पेस डेरिवेटिव और टाइम डेरिवेटिव जो है वो मिलके पार्शियल म्यू फोर डेल ऑपरेटर बन जाता है। ये जो ऊपर बनाया था हमने, ये इसमें स्पेस डेरिवेटिव भी है और टाइम डेरिवेटिव भी। तो इसका मतलब है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक पार्शियल म्यू भी आएगा। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने एफ म्यू में डाली है। तो तीन चीज़ें हमें पता चल गई, एक जे म्यू, एक पार्शियल म्यू और एक एफ म्यू। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है नीचे पार्शियल म्यू ठीक हो गया, पार्शियल म्यू यहाँ पे एफ आना चाहिए और पावर जो है म्यू, और यहाँ पे म्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और इधर जो है सोर्स टर्म आनी चाहिए जे पावर म्यू। यहाँ पे म्यू, यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो कि फ़ौरन से इसको मैच करके निकाल सकते हो। तो वो जो है शायद म्यू नॉट है, तो चलो चेक कर लेंगे हम लोग।
कंपेयर करते हैं ऊपर वाली इक्वेशंस के साथ। ऊपर वाली इक्वेशन जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ इस तरीके से, तो क्या बनेगा। कंपोनेंट फॉर्म में अगर इसको लिख लिया जाए तो आप देखो ये क्या बनेगा, ताकि हमें और ज़्यादा आसानी हो। डेरिवेटिव जो है ये हमें पता है कि ये किसके बराबर है। यहाँ पे इंडेक्स जो है वो एक तरह से नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो एक तरह से, और यहाँ पे जो है ये रो है। रो जो है उसको मैं अगर सी से मल्टीप्लाई कर दूँ और सी से हम डिवाइड, ये रो सी जो है ये आपका जे 0 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ जो है बनती दिखाई दे रही है। और क्या चीज़ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके साथ हम नीचे सी लिख लें। अगर ने यहाँ डिवाइड किया तो एक सी यहाँ भी कर देता हूँ, तो ये सी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 1/c² जो है वो आपका क्या बन जाता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बन जाता है आपका 1/म्यू नॉट, ये कर लो आप, तो ये बन जाता है आपका, बन जाएगा म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इक्वेशन जो है वो बनती नज़र आ रही है। ठीक हो गया, ये पार्शियल है वो चलो देखते हैं, आगे पता चल जाएगा अगर हमने गलती की हुई। तो पहले ये वाला बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको म्यू जो है वो 0 पुट करना पड़ेगा। 0 म्यू जब =0 होगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, म्यू नहीं, म्यू 0 नहीं करना, फ्री इंडेक्स जो है न्यू, न्यू जो है अगर 0 हो, न्यू 0 हो तो ये आपका यहाँ पे 0। ठीक हो गया, और ये भी 0। और अब यहाँ पे आपके पास बल्कि इधर ही कर लेते हैं। आप करते हो आगे चलाते हो तो म्यू पे समेशन है, एक दफ़ा यहाँ पे 0 आएगा म्यू की जगह, एक दफ़ा जो है यहाँ पे इस पार्ट आएगा, इसको करते हैं, ये चीज़ बनेगी यहाँ पे। अच्छा, तो ये चीज़ लेके आगे नीचे चलते हैं। 0 0 जो है वो तो 0 है, तो आपके पास ये बच गया, और ये जो है ये क्या है, ये EI/C इस तरह। बिल्कुल यही चीज़ बन गई। हो गया, तो ये इक्वेशन आपकी ये वाली बन गई। अब जो दूसरी है, इसको भी आप चाहो तो यहाँ थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। इसमें भी देखो आप एक डेरिवेटिव और एक जो है ना ये, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है कुछ। अच्छा, तो इसको भी कर लेते हैं। इसको अगर आप इंडेक्स जो है इसको मेरे ख्याल इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉट एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, इसका अगर इंडेक्स आप लिख लेते हो,
पे जो है इसको हम आई कर देते हैं। और क्या चीज़ होगी, और यहाँ पे और क्या चीज़ हो सकती है। तो ई के नीचे जो है ये सी आएगा, एक ये है, इस सी आएगा, तो एक सी जो है वो यहाँ पे आ सकता है, जो है 1/c²। तो एक सी के साथ सकते हैं, यहाँ पे 1/c जो है वो बच जाएगा। चलो सही है, देखते हैं ये चीज़ बनती है कि नहीं बनती। अब जो है वो आपने कौन सा कंपोनेंट लेना है। अब आपने न्यू को जो है कर लो, आई कर लो, क्या कर लें इसको जो है F0i, ठीक है, इसको आई कर। तो आई आ गया, तो पहले जो है वहाँ पे 0 आएगा, और फिर अब जो है आई आ चुका है तो आप जे लिख लो यहाँ पे। सही हो गया। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आई, राइट हैंड साइड तो एक स्टेप में आपकी तैयार हो गई। ठीक है, अब सिर्फ काम रह गया ये इन दो का। अब देख लो, ये वाली टर्म पहले अगर मैं लिख लूँ तो विच मीटर टेंसर के साथ बन जाती है आपका जो है वो एफ जे आई जो है वो क्या बन जाएगा, 1 ji, यहाँ पे के कर देता हूँ, और यहाँ पे जो आएगा विच इज के, इस तरह करके। आई जे जो है वो इसके बराबर है, यहाँ पे आई है, यहाँ जे है, यहाँ आई, यहाँ जे। अब हमारा जो है जे आई है तो एक माइनस साइन लगाना है, और बाकी सब कुछ सही है। तो यहाँ पे नीचे चल के हम एक माइनस साइन लगा लेते हैं। नहीं, माइनस लगाने की जरूरत है कि हमने वो उसके इंडिसेस को उसी तरीके से कर दिया है, यही कर दिया, ठीक है बिल्कुल। फिर आगे क्या है, फिर ये टाइम कंपोनेंट वाला है, टाइम कंपोनेंट वाला देख लेते हैं। तो ये आपका जो है, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, और डिवाइडेड बाय सी। कंपोनेंट ये क्या बन जाता है, ये पार्शियल सी। ठीक है, अब ये 1/c वाली जो चीज़ें हैं ये आप इकट्ठी कर लो, नेक्स्ट स्टेप में कर लो, तो वो आपकी चीज़ ये 1/c² बन जाएगा। तो ये देख लो, आप ये इक्वेशन तैयार होगी, 1/c² जो है वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, ये रह गया, ये रह गया। अच्छा, इसको तो अच्छा, यहाँ पे आई को अगर आप चेंज करते हो, इधर लेके आते हो, तो एक माइनस साइन आएगा यहाँ पे। तो वैसे ए क्रॉस बी में जो मैंने आपको लिख के बताया था, उसमें दोनों वेक्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेक्टर है और एक डेल है, तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा माइनस साइन जो है ये आ रहा है। ठीक, तो ये जो है ये चीज़ ये बराबर बनेगी इसके ही, अगर आप इसको, ठीक है, जो मैंने ऊपर डॉट प्रोडक्ट के साथ बताया वही यहाँ पे भी है इम्पोर्टेंट चीज़, ये चीज़ जो है ये यही बनेगी।
जब भी एक टेल ऑपरेटर आएगा, थोड़ी सी साइन की जो कन्फ्यूजन है वो मैंने आपको ऊपर भी बता दी, यहाँ पे भी जो है वो चीज़ बन रही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको कंपोनेंट बाय कंपोनेंट चेक भी कर सकते हो। तो हार्डनी फैक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है साइन कन्वेंशन में। ठीक है, इसका नीचे वाला इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव है, जबकि वेक्टर का नीचे वाला इंडेक्स माइनस साइन देता है, तो इसलिए वहाँ पे एक एक्स्ट्रा साइन जो है वो बनता हुआ जो बन रहा है वो। तो ये खैर भी बन गया आपका मैक्सवेल इक्वेशन सारी जो है वो जो दो मैक्सवेल इक्वेशन कहनी चाहिए, एक स्केलर और एक वेक्टर, ये इसको कहते हैं कि लेट्स से सोर्स वाली जो मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है, सोर्स मैक्सवेल इक्वेशन हमने बना दी और वो फाइनली जो है वो ये है इसकी फॉर्म। वेरिएंट फॉर्म ऑफ क्या। ठीक है, अब बाकी दो का मसला बना हुआ है कि उसको उनका क्या करें। बाकी दो के लिए क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है ये बन गया कर्ल ऑफ पी माइनस 1/c स्केयर पार्शियल ई बाई पार्शियल टी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे जो है। ठीक है, अब ये मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में जो अभी मैंने ये दो को बनाया है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि भी लॉरेंस क्या ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट है, तो ये इंडिसेस जो हमने सारा कुछ ये बनाई है लैंग्वेज, इसमें ये जो है ऑटोमेटिकली है। इसको अगर आप ट्रांसफॉर्म करोगे, यहाँ प्राइम आ जाएगा, यहाँ प्राइम आ जाएगा, यहाँ प्राइम आ जाएगा। ठीक है, वाली चीज़ यहाँ पे भी होल्ड करती है जो मैंने लिखी थी मैं। लॉरेंस इनवेरिएंस जो है इसकी एक्सप्लिसिटली जो है लॉरेंस इनवेरिएंट है, ये नोटेशन ही हमने इसकी डेवलप की है कि इसके अब आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कर भी लो तो ये जस्ट प्राइम्स यहाँ पे जो आपके यहाँ बन जाएंगे। ये आप देख रहे हो आपका मैकेनिक्स का लॉ भी जो सब जो है ये लॉरेंस कोवेरिएंट है। ये जस्ट प्राइम्स डालने हैं, डबल प्राइम्स डालने हैं, ट्रिपल प्राइम्स डालने हैं, जो भी फ्रेम जैसा भी फ्रेम इनिशियल फ्रेम होगा उसमें, लेकिन इनकी फॉर्म एज इट इज रहेगी, बस कोऑर्डिनेट्स जो है वो जैसे यूज़ करोगे आप। अच्छा, अब बाकी दो इक्वेशंस जो है इनका क्या करना है, तो अगर आप देखो तो इनका भी थोड़ा बहुत ये है कि इधर से हम थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है, अगर यहाँ मैं रो को ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, और जे को ज़ीरो कर दूँ, तो आपकी जो ये सोर्स वाली इक्वेशन है ये इसमें कन्वर्ट की जा सकती है। अगर ई और पी में एक ट्रांसफॉर्मेशन बना दी जाए, पी को ई में कन्वर्ट कर लिया जाए और ई को बी में। ठीक है, तो ई और पी के दरमियान 1/c का जो फैक्टर है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो मैं कुछ लेक्चर में आपको एक्सरसाइजेज भी दी थी ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है अगर सोर्सेज को जीरो कर दी जाए। ठीक है, तो एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ड्यूअलिटी भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स फ्री मैक्सवेल इक्वेशंस में। तो खैर वहाँ पे ग्रिफिथ ने जो है वो मैग्नेटिक सोर्सेज भी डाल के जो है वो बहुत जनरल वे में ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया है। तो ये हिंट है हमारे लिए कि हम बाकी दो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो बाकी दो इक्वेशन जो हम ऐसे लिखेंगे कि यही होंगी, बस सोर्स टर्म ज़ीरो करनी है और अंदर थोड़ी सी बाकी दिखानी है बस। ये जो है ये आपकी ये ज़ीरो हो गई, राइट हैंड साइड की आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है हमने, एफ़ की जगह जो है कुछ लिखना है। तो यहाँ पे मैं एफ जो ड्यूल है, एफ का ड्यूल लिखना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपने किसी खास अंदाज से जो इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो ड्यूल के लिए मेरा ख्याल है यहाँ पे शायद ये है, हाँ ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है,
और इसको जो है ग्रिफिथ जो है वो ड्यूल को जो है वो जी से लिख देता है, ड्यूल टेंसर पे। म्यू न्यू जो है ड्यूल है ये एफ म्यू न्यू का। हम इसको बोला जाता है टेंसर की लैंग्वेज में जो है। अगर आप ग्रिफिथ की बुक यूज कर, टिल्डा म्यू न्यू इज अ ड्यूल टेंसर ऑफ लोफर म्यू न्यू। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं, ये ठीक है। वो चीज़ भी इससे पहले जो है ड्यूल टेंसर से पहले कर लेनी चाहिए थी, ये मैंने यहाँ पे की हुई है। वो ये है कि ये मैक्सवेल इक्वेशन से ही आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन बनती है। यहाँ पे आप बहुत आसानी के साथ वो चीज़ भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसका डाइवर्जेंस अगर आप लेते हो, ठीक है, न्यू के साथ इसका डाइवर्जेंस लेते हो तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि मैंने जो मैक्सवेल इक्वेशंस का डाइवर्जेंस दिया तो यहाँ पे ये बन गया है। और ये जो है ये ज़ीरो होता है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लो तो ये साइड निकलेगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैक्सवेल इक्वेशन से कंटिन्यूटी इक्वेशन निकलती है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लास्ट लेक्चर में। वो इस तरीके से कि ये देखो आपके ये जो है ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, और ये जो है पार्शियल म्यू और पार्शियल न्यू ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है, तो एक सिमेट्रिक टेंसर और एंटीसिमेट्रिक टेंसर की जो कंट्रैक्शन है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो कंट्रैक्शन जो है ये ज़ीरो होती है, और इस वजह से ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, मीन्स म्यू न्यू जो है वो बराबर है माइनस ये जो दो डेरिवेटिव हैं ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक का। ठीक है, तो यहाँ पे टेंसर की प्रॉपर्टी के सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक टेंसर की कंट्रैक्शन जो है वो ज़ीरो होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ प्रूव भी कर देता हूँ। लेट से कि आपके पास एक एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, समझाने के लिए जो है ये न्यू है, ये आपकी बाई डेफिनेशन एक एंटीसिमेट्रिक टेंसर है। तो इसका जो है ये आपका बन गया, ये हो गया। और एक जो आप सिमेट्रिक टेंसर ले लो आप न्यू, आपके पास एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। अगर आप कंट्रैक्ट करते हो दोनों को तो क्या बनता है, न्यू न्यू है, और नीचे जो आपने यहाँ पे इसको कंट्रैक्ट करना है तो ये इंडिसेस नीचे आएंगे। ये और ये जो है काम चल जाता है, कभी कभी ये बंद हो जाता है, दोबारा से इसको जो है खोलने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें हो जाए होगी हो।
इसको टाइप कर दूंगा मैं। तो और एक आंसर यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे ट्रिक ये है कि इसका नाम जो हम आई रख देते हैं। अब ये सिमेट्रिक है। सबसे पहले डमी इंडिसेस की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो। डमी इंडिसेस में ये है कि जो इंडेक्स सम हो रहा है उसका आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो म्यू जो है वो, उसको मैं रख देता हूँ न्यू। चार न्यू हो गए, तो इसको चेंज करना पड़ेगा न्यू को, इसको मैं म्यू कर देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप डमी इंडिसेस की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। जो जो इंडेक्स सम हो रहे हैं उनको उनके लेबल चेंज कर दिए। अब हम मैं सिमेट्री की प्रॉपर्टीज यूज़ करूँगा। सिमेट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो एस म्यू न्यू है, ये बराबर है एस म्यू न्यू के। और एंटीसिमेट्रिक वाला जो है वो, ये बराबर है माइनस जो है ये म्यू न्यू के। ठीक है, तो ये जब आपने यूज़ कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप फिर आपके पास क्या हो गया। अब ये जो है ये चीज़ वही बन गई जो जिससे हमने शुरू किया था माइनस आई के साथ। हाँ, कि आई जो है वो 0 है। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक टेंसर की कंट्रैक्शन 0 होती है, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक है और ये एंटीसिमेट्रिक है। इस वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है तो फिर ये आपको दे रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ जो ये है, ये 0 है। तो इसको therefore ये जो है ये 0। यहाँ पे जो मैथमेटिकल आर्गुमेंट जो यूज़ हो रहा है वही मैंने बता दिया आपको। हमारा वापस आ जाते हैं ड्यूल जो लास्ट टू इक्वेशंस रह गई हैं उसकी तरफ, विच इज डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे आसान है चेंज करना, कर लो पी था, अब कर लो बस प्लस सेट पे सोर्सेज जो है 0 करने हैं। तब ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से निकल सकती है। अच्छा, तो ड्यूल टेंसर की तरफ हम आएंगे। तो, तो ये भी इससे पहले एफ मीनू मैट्रिक्स भी अगर लिख लेते वो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, उसमें और ज़्यादा अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ऊपर चलते हैं, है हमने जहाँ बनाया था इसका नाम
देख भी लेता हूँ थोड़ा सा। फील्ड टेंसर को अगर हम लिखना चाहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में तो ठीक है ये, ठीक है, प्लस 4 बनेगा। अभी एंटीसिमेट्रिक है तो सबसे पहली चीज़ एंटीसिमेट्रिक टेंसर के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है वो हमें आसानी से पता है। यहाँ पे अगर 1 1 आप करोगे 1 1 1 1 तो ये फिर 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 2 2 2 ये सारे 0 हो गए। अब यहाँ पे क्या है ये, इसमें ये आप बात याद रखनी है अपनी, 0th रो है, फर्स्ट रो नहीं है, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो। इसी तरीके से ये 0th कॉलम है, ये जो है फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे भी अगर लिख दूँ आपको, ये जो है ये क्या है, ये हमने निकालना है, ये है और ये 0 3 है। सारे आसान है क्योंकि 0 1 जो है कहाँ पे है, ये 0 1 जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय सी, इस तरह आ जाएगा ई वाई डिवाइडेड बाय सी। और इसके बाद जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, ये लाइन लिख ली। अब ये क्या है, ये इस तरीके से ये जो है ये है ये है फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो 0th कॉलम। पहला इंडेक्स जो है वो रो है, दूसरा इंडेक्स जो है वो, तो फिर ये जो है ये क्या बनेगा, आपकी जो है ये सेकंड रहेगी और फर्स्ट 0। ये जो 0 1 था ये किसके बराबर था, ये माइनस साइन आना है यहाँ पे, यहाँ सबके साथ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। एंटीसिमेट्रिक सारी की सारी रो ये कॉलम बन जाएगी माइनस साइन के साथ, ये बन जाएगी, ये दोनों सेम होनी चाहिए माइनस साइन के साथ, वो बन गई है हमारी। ठीक है, तो 1 0 जो है वो ठीक है, ई एक्स बाई टू, इंडेक्स ऊपर होगा तो ये ई एक्स बनेगा, अदरवाइज साइन का फर्क आएगा। अब ये वाला इंडेक्स हमने निकालना है, इससे पहले लिख लेते हैं सारे जो ये मैंने, समझ आ जाए। यहाँ पे जो है ये पे जो है ये, ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा देखो फर्स्ट, फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड कॉलम। इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं
अपोजिट होगा। ये 0 2 है, ये इसके अपोजिट ये होगा। ये वाला क्या है, ये आपकी जो है सेकंड रो है, और जो है सेकंड रो इसमें रो जो है। अब ये थोड़े से रह गए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट मैंने लिख लिए। अब रह गए आपके मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट। तो इसमें कौन सा कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट आएगा। ये जो फर्स्ट रो है असल में, ये भी फर्स्ट रो है। अच्छा, और ये जो है ये फिर ये फर्स्ट, ठीक है, ये भी फर्स्ट हो गया मेरा ख्याल है। हाँ ठीक है। ये वाला निकालते हैं, ये वाला निकाल के देखते हैं। 1 2 जो है आप देखो तो यहाँ से हम निकालते हैं ये। अब 1 2 कर लो। ठीक है, अब 1 2 आ गया। यहाँ पे के पे समेशन है। के पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। के पे आपके पास समेशन है, तो ये 0 आ सकता है समेशन में 1 आ सकता है, में 2 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। ये तो स्पेस पार्ट है। हाँ, इसमें जो है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। ए 1 2 3 3 चीज़ों की समेशन। इसमें आप देखो जहाँ जहाँ एप्सिलॉन में जो है वो ये नंबर रिपीट हो रहा है, वो 0 हो जाता है। आंसर बचेगा और वो ये होगा। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू आपको पता है एप्सिलॉन की, ये +1 हो गया। और B3 जो है वो किसके बराबर होगा, इसको पहले ऊपर लेके आओगे आप। फिर ये जो है ये -n के साथ ऊपर आएगा, स्पेस पार्ट है। और फिर ये बनेगा, फाइनल आंसर हमारे पास आया BC। एप्सिलॉन 1 2 इज BC। अगर ये BC है तो 2 1 ड्यू टू, ठीक है, यहाँ 1 2 है तो BC आएगा, 1 3 है तो यहाँ पे BY आएगा। लेकिन आप चेक कर लेना, ये शायद -n के साथ आएगा। 3 है तो यहाँ पे 1 यानी x आएगा। अगर ये BX है तो फिर यहाँ पे आप ड्यू टू एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी x आएगा। और ये B -BY है तो ड्यू टू एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये आंसर जो है ये तैयार हो गया। ठीक है, मैंने साथ साथ f लिख दिए। f हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा चीज़ जो है वो, ठीक है, ताकि चीज़ थोड़ी सी है कि क्या बनाया क्या हमने। f इसलिए डाले थे ताकि आपको रोज़ और कॉलम के जो के रोज़ जो है वो फर्स्ट नहीं। चलो जी, ये सारा तैयार हो गया। अब जो फील्ड टेंसर है उसको भी समझने में आपको आसानी हो जाएगी। एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है।
तो वो जो ड्यूल टेंसर की मैं बात कर रहा था। अब ड्यूल टेंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ड्यूल टेंसर आप जो है सोर्स फ्री इक्वेशन में जो ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि ई बाई सी जो है अगर उसको बी कर दो और बी को माइनस ई बाई सी कर दो तो आपकी जो सोर्स फ्री इक्वेशंस हैं पहली दो वो इसमें चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तरीके से इक्वेशन लिख देता हूँ कि ई जो है इसको आपने क्या करना है, एरो बना देते हैं यहाँ पे। ई बाई सी और दूसरा काम जो है वो ये है। दूसरा है वो बी को आपने चेंज करना है और वो देख लेते हैं क्या। वो माइनस ये ड्यूअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख लो और से कि वाकई ये बात है। तो आपकी ये जो इक्वेशन है सोर्स फ्री जो है, ठीक है, सोर्स इक्वेशंस हैं जो हमने अभी लिखी है मेनू करके, उसी से हम आंसर बना रहे हैं बाकी दो का भी। तो यहाँ पे आप करोगे ई बाई सी को, यानी यहाँ पे सी बी आएगा। ठीक है, तो सी दो सेट पे चला जाएगा तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। असल में तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पे बी को आपने करना है ई बाई सी। ठीक है, ई बाई सी यानी नीचे सी आ गया, और ई बाई सी जो है ये वन ओवर सी स्क्वायर है, तो ई बाई सी इसको वन ओवर सी स्क्वायर लिख लेते हैं। ना सिर्फ ये लिख लेते हैं बल्कि क्या करना चाहिए हमें, जो है ई बाई सी एक सी। ठीक, और सी को भी अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी तरह। अब आप देख लो यहाँ पे अगर बी को आप ई बाई सी करते हो तो सी कैंसिल हो जाएगा, ई बन जाएगा, और यहाँ पे जो है ई बाई सी को जो है दूसरा माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन यहाँ पे हम माइनस साइन जो है इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बी को ई बाई सी, तो सी कट गया माइनस साइन, ठीक है, और ई बाई सी जो है उसको बी। ठीक हो गया। चलो, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मैंने कुछ
क्या किया, बी को जो ई बाई सी किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ई बाई सी को बी कर दिया गया, तो दोनों साइन प्लस हो जाने चाहिए। ये तो कुछ गड़बड़ लगी है, ठीक है, वो मैंने लिखा ही गलत है मैक्सिमम। अब आप फौरन से जो है एक स्टेप में इसको देख सकोगे। आपको गैस मिल गया कि अब आपने काम क्या करना है। जी म्यू न्यू जो है वो कैसे बनाना है, ठीक है, वो ये डुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है। ये डुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूज़ की जाए तो फिर और आंसर बनाना है आपने, तो दोनों को साथ साथ रख के म्यू न्यू से, और इसके लिए एरो बना लेते हैं, यहाँ पे एरो डाल देते हैं डुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में। ये यहाँ पे जो है इसको मैं जी लिख देता हूँ या ड्यूल टेंसर जी है। तो आप देख लो यहाँ पे आपको ई बाई सी को बी करना है, ई बाई सी को बी करना है, तो ये ई बाई सी है, सी को बी करना है, ये बी बन गया। ठीक, ई बाई ये भी इसके साथ भी यही काम करना है। तो क्या करना है, बी को माइनस ई बाई सी करना है, ये बी है तो, और यहाँ पे ठीक हो गया, और यहाँ पे माइनस। ठीक, तो इसी हिसाब से आपका जो है और ये जो है बी आंसर आपका तैयार हो गया। ये जो टिल्ट टेंसर है इसका डाइवर्जेंस जो है वो आपकी मैक्सवेल, बाकी दो मैक्सवेल इक्वेशन आप इस तरह लिख सकते हो या इस नोटेशन से लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ जे जी म्यू न्यू जो है इक्वल टू जीरो, ये आप चेक इसको करने का, खैर ये मैंने बना दिया यहाँ पे, अब चेक करना कि नहीं। ये थ्री बाई सी एक गड़बड़ लगी है, देखो ये थ्री जो है यहाँ पे माइनस है, ये मेरा ख्याल है मेरे नोट्स में गलती हो सकती है, तो वरना जो है ये हमने तो बड़े केयरफुल अंदाज की, तो हमने माइनस की और सी करना तो सही है। तो ये हम खैर चेक भी कर सकते हैं, एक और तरीका मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये ड्यूल टेंसर, और अब जो आपकी दो इक्वेशंस हैं वो आप लास्ट टू इक्वेशंस बन गई, और जो है इसमें आप जो है यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स निकाल के मैंने दिखाया है, वो खैर वो आपके लिए मुश्किल नहीं है, मैंने काफ़ी जो है इस पे। अच्छा, अब ये जो ड्यूल टेंसर है ये मैंने आपको बताया था टेंसोरियल फॉर्म में, इस एक और तरीका भी है इसको लिखने का। और फोर इंडिसेस का लेवी-इक्विटर टेंसर आपने इंट्रोड्यूस करना है। ये न्यू ये सिग्मा
यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। लेविज बेटा टेंसर है, इसको डिफाइन करने की जरूरत है। क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये इसमें जो है ये आपने याद रखना है कन्वेंशन 0 1 2 3। आपको सारे पता है कि ये टोटली एंटीसिमेट्रिक है, तो बाकी कैसे बनाने हैं, स्पेस पार्ट को ऊपर नीचे करना है, वो सारी जो है बस ये एक डेफिनेशन मैंने लिखी, बाकी सारा क्लियर हो गया। टोटली एंटीसिमेट्रिक है, दो चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती। तो अब ये चेक करते हैं कि वाकई ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, न्यू टिल्डा जो है, तो कोई एक एलिमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने एक एलिमेंट बनाया हुआ है, वो कौन सा है, 0 1 वाला, 0 1। तो ये एलिमेंट 0 0 थ्रो और 1 ये है, ठीक है, ये वाला। ये चेक कर लेते हैं। तो जी 0 1 जो है वो बराबर है इसके, ये भी है। चेक करते हैं कि वाकई सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, डेफिनेशन यूज करते हैं। क्यों नहीं हो जाए, वो आपका 0 1 हो गया। पहले आप रो पे समेशन ओपन कर लो, फिर सिग्मा पे। समेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे पहले 0 आएगा रो पे, हमें वो नहीं लिख रहा 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है, तो फिर 1 आएगा, 1 भी रिपीट हो रहा है, तो इधर जो है रो में 2 और 3 आ सकते हैं, ये 2 आ गया। और ये हो गया। अब ये एक स्टेप हो गया, अब सिग्मा की समेशन जो है वो ओपन करनी है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। पहले इसको कर लें आप ओपन, इसमें ना 0 आ सकता है सिग्मा की समेशन में, ना 1 ना 2, इसमें सिर्फ 3 आ सकता है। तो ये 3 जो है यहाँ पे जो है वो 0 भी नहीं आ सकता, 1 भी 3 भी नहीं, यहाँ सिर्फ आपने इसका आंसर लिखना है। 0 1 2 3 जो है वो आपका +1 है। 1 0 3 0 1 3 2, इसमें 3 और 2 को अगर आप इंटरचेंज करते हो इस तरीके से, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये जो ये 1 हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब आपको ये पता है कि ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, तो आप इसको F2 3 जो है इसको लिख 3 2 को लिख सकते हो माइनस, आप जो है इसको लिख सकते हो कि हो गया। हो गया, फाइनली आपके पास आंसर बना कि F01 जो है दिस इज इक्वल टू F23। अगर आपको मालूम है कि F23 क्या है तो फिर आप 01 बता सकते हैं। आप देख लो यहाँ पे, तो ये 0 1 2, ये 2 हो गया, और ये 0 1 2 3 ये px। ठीक है, तो ये px आ गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, अच्छा नहीं है, इसके तो एंटीसिस ऊपर भी आएंगे तो फिर ये भी वो बन जाएगा, ये px। अच्छा 0 1 जो है वो ये चीज़ बन गया,
यहाँ पे थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन जो सी है वो नज़र आ रही है। क्या हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है? 0 तो 1 दोबारा से देख लेते हैं। F01 जो है वो ये है 0 1, 0 तो ये हो गया और 1 जो है वो F01 0 रो ये हो गई, कॉलम जो 1 है वो ये है। ठीक है, माइनस बी एक्स जो है वो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, माइनस बी एक्स, और यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास बी एक्स जो है वो प्लस में आ रहा है। एक साइन का जो है वो मसला जो है यहाँ पे पड़ रहा है। और 2 3 जो है वो क्या है, यानी ये 0 1 2 ये 2 हो गया और 3 जो है ये है बी एक्स। अच्छा, ये आ रहा है। दोबारा से मैं एक बार फिर जो है इस कैलकुलेशन को देख लेता हूँ अगर, और वो इसको चेक करने की ज़रूरत होगी। मैंने हो सकता है कहीं पे कुछ कन्वेंशन सही ना लिखी हो तो, लेकिन अभी तक तो ये सही लग रहा है। अच्छा, 0 1 2 3 जो है वो +1 है। ठीक है, और ये जो है ये आपका -1 हो गया, यहाँ पे 0 1 हो गया, और जो सिग्मा जो है यहाँ सिग्मा में आपके पास ये 2 आ गया है, यहाँ पे ये जो है वो 3 आ गया, और फिर यहाँ पे जो है ये 3 आ गया, और यहाँ पे जो है ये 2 आ गया। 0 1 2 3 +1 हो गया, और ये जो है ये -1 हो गया, और ये 2 3 हो गया, ये 3 2 हो गया। इसको आपने 2 3 कर लिया, और 2 3 जो है फिर ये 2 टाइम्स 2 3 बन गया। ठीक है, तो माइनस बी एक्स जो ये बन रहा है। अच्छा, हमने इधर किया 2 3 और -2 3। अच्छा, और इसको ऊपर भी ले जाए तो 2 3 लेगा, और 2 3 माइनस बी एक्स है इसका। 2 3 माइनस बी एक्स है। तो फिर इसको चेक करना है। 2 3 जो है ये माइनस बी एक्स चेक कर ले इसको, 2 3 को। वन जो है ये आपका 2 दफ़ा जंप लगाएगा। तो अगर आप ऊपर यहाँ तो माइनस साइन आ रहा है। माइनस बी एक्स बन रहा है। तो थोड़ा सा एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 2 मैंने गलत तो नहीं निकाला। 1 2 ठीक है, के और के, ये 1 2 3 तो 3 आएगा, 3 आ गया, और 1 2 3 के +1 है तो 3 ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा। हाँ देखो, लिखते हुए मैंने तो हमारी ख़राब होगी यहाँ पे माइनस, इसका मतलब है यहाँ पे जाइए, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस साइन तो यहाँ पे प्लस, पे माइनस, यहाँ पे प्लस। फिर ठीक कर लेते हैं सारा जो हमारी, और ये माइनस, ये माइनस,
यहाँ से वो सारे भी जो है फिर हमें चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके माइनस साइन, ये प्लस, ये माइनस का मतलब वो तो यहाँ पे फिर आपका जो इसके हिसाब से क्या बनेगा, ये ये जो है ये प्लस, ये जो है ये है वो उसमें अपोजिट साइन आता है, बी जो है ये माइनस, ठीक है। और यहाँ जो है ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चलो ये अब सारी जो चीज़ है हमारी सही हो गई। एफ डी एक्स जो है वो ठीक है, एफ टू वाई जो है वो ये बन जाता है, ठीक है। हाँ, एफ टू डी एक्स जो है वो बन जाता है जो कि हमने बनाया था। ये वाला तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये ज़ीरो वाला जो है ना, चेक किया, देखते हैं कि कलर शेलर बनाते हैं टेक्स्ट का, इसको क्या करें, ग्रीन कलर कर दो, कुछ और काम हो सकता है, बैकग्राउंड कलर करके देख लेते हैं अगर हो जाता है लाइट। हाँ ये हो गया, और ये किसके बराबर निकला, ये टू, और ये वाला करके देखते हैं, चलो बैकग्राउंड कलर हमने चेक किया, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे चेक करके भी देख सकते हो। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली डेफिनेशन चेक करके बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप, इसके बाद आगे क्या चीज़ है, आगे थोड़ी सी एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोग ट्राई करो। एफ मीन्यू जो है ये एक लॉरेंस इन्वेरिएंट बना सकते हो आप, अगर इंडिसेस सारे कंट्रैक्ट कर दो और आप देखो ये किसके बराबर निकलता है, ठीक है। क्या ये बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर के बराबर निकलता है, बी स्क्वायर, और एफ मीन्यू एक दफ़ा और दूसरा एफ मीन्यू टिल्डा, इसका अगर आप जो है वो कंट्रैक्ट करते हो तो आप देखो या ई डॉट बी के प्रोपोर्शन निकलता है क्या। और ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ये आगे चल के ए का बताऊँगा मैं। एफ मीन्यू टिल्डा जो है इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो और देखो यहाँ प्लस या माइनस साइन क्या आता है, क्या ये बराबर है एफ मीन्यू के, ये एक्सरसाइजेस है। और डाइवर्जेंस ऑफ एफ मीन्यू वो कहता है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अब हमारी इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, ठीक है। लास्ट टू जो सोर्स फ्री मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो उनकी, ठीक। अभी लास्ट वाली इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है कि ये जो आपकी इक्वेशन है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये जो भी मैंने इक्वेशन बनाई है इसको इस तरीके से, इसमें देखो यहाँ पे तो इंडेक्स, यहाँ पे तीन इंडिसेस हैं, रो म्यू न्यू, और ये साइकिल में आपने रोटेट करने हैं, ठीक है। साइकिल में रो जो है वो अगर इस तरीके से आ जाता है तो फिर आप देखोगे कि तरतीब क्या बनेगी साइकिल में जो है, म्यू के बाद न्यू, न्यू के बाद रो, ठीक है। इस तरीके से जब रो को आप आखिर में लेके आओगे तो पीछे न्यू आ जाएगा और म्यू, ठीक है। फिर अगर रो इधर आ जाता है तो रो से पीछे जो है वो न्यू है तो न्यू इधर आ जाएगा। ये तीन टर्म्स का सम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो। इधर से इधर तक जाने का रास्ता, इसमें आपको एक आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये कि दो लेविज-विटर टेंसर आपस में कंट्रैक्ट कैसे होते हैं।
अगर इसका एक इंडेक्स आप कंट्रैक्ट कर देते हो सिग्मा, तो 3 इसके फ्री होंगे, 3 इसके, और ये 3 क्रोनेकर डेल्टा के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हो। और यहाँ पे जो है ये म्यू जो है वो सिग्मा के साथ, म्यू जो है वो अल्फ़ा के साथ हो सकता है, न्यू जो है बीटा के साथ, और रो जो है गैमा के साथ। ठीक है, म्यू अल्फ़ा के साथ, न्यू बीटा के साथ, रो जो है वो गैमा के साथ। अब ये ऊपर वाले आपने फिक्स रखने हैं, म्यू न्यू रो, नीचे वाले जब इंटरचेंज करने हैं। तो इसका माइनस साइन आ गया। अगर आप यहाँ पे इसको एक को इंटरचेंज करते हो, अल्फ़ा बीटा को, तो आप देखो एक माइनस साइन आपने डालना है, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अगर बीटा गैमा को चेंज करते हो तो फिर एक माइनस साइन इस तरीके से, और इसको देख लो, और इसको इस तरीके से सारे जो है यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी यानी 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज बनेगी इनकी परम्यूटेशंस की। तो इसके हिसाब से अगर एक परम्यूटेशन आपने एक चेंज किया तो एक माइनस साइन डालना है। तो इस तरह ये अल्टरनेटिव साइंस आएंगे, 3 माइनस साइन आएंगे, 3 प्लस। तो ये जो चीज़ है ये आप यहाँ पे अगर से कंट्रैक्ट जो है एप्सिलॉन म्यू न्यू, इसमें से एक जो एप्सिलॉन म्यू न्यू निकलेगा उसे एक और एप्सिलॉन म्यू न्यू के साथ अगर आप कंट्रैक्ट करो, तो आपके पास जो है ये इस तरह की 6 टर्म्स आएंगी। 6 टर्म्स में से जो 3 होंगी वो बिल्कुल प्लस माइनस वाली जो है प्लस के साथ जो है वो मैच कर देंगे, यानी डबल कर देंगी। तो आपके पास 3 टर्म्स बच जाएंगी, और जो 3 टर्म्स है वो ये बन जाएंगे। ठीक है, तो बस अब मुझे ये आप लिखने दो कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको अगर आप इसको लेके आ जाते हो इधर म्यू, तो आगे चला जाएगा, और न्यू जो है ज्ञान की आइडेंटिटी भी इसको मेरा ख्याल है कहते हैं। इन जनरल जो है वो जनरल आइडेंटिटी में भी आती है ये। फिर टेंसर की बयान की आइडेंटिटी, इसको बयान की आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसको भी आप नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको भी चेक करके देखेंगे वाकई जो है ये इक्वेशन